हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। एनसीईआरटी साइंस में आज चैप्टर 9 कवर करेंगे सजीव विशेषताएं और आवास। ठीक है, यानी कि जो सजीव हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके आवास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, जो कि पौधों के मूवमेंट को लेकर के भी हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, स्पेशली केवीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। और एनसीईआरटी कवर करने के बाद केवीएस में जो साइंस का सिलेबस स्पेसिफिक है, उसके अकॉर्डिंग भी जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, टॉपिक के अकॉर्डिंग भी अलग से वीडियो कवर करेंगे। ठीक, तो जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसको हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट पेज में तो कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड पेज में आ जाते हैं। कई बार इस तरीके के इजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मरुस्थल दिन में गर्म होते हैं और रात में ठंडे होते हैं। ठीक है, तो रात का समय अगर टेम्परेचर पूछा जाए मरुस्थल का, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो मरुस्थल है, रेतीला इलाका है, तो वो भी गर्म होगा। रात में गर्म नहीं होता, रात में ठंडा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मछलियों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जिससे उन्हें तैरने में मदद मिलती है। उनके यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल में गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है, पंख और पूंछ चपटी होती है और बीच का भाग चौड़ा होता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मछली श्वास कैसे लेती है, तो गिल या क्लोम के द्वारा। ठीक, मछलियों में गिल होते हैं, क्लोम, उनके द्वारा ये सांस लेती हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडेप्शन कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई भी जंतु है या कोई पौधा है, जब किसी परिवेश में रहने के वो योग्य हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं अनुकूलन। ठीक, किसी व्यक्ति में कुछ ऐसी, जैसे कि हमारी आदत है कि हम कोई थोड़े हल्के गर्म या नॉर्मल क्षेत्र में रह सकते हैं। ठीक है, हमारी जो संरचना या स्वभाव है इसके अनुकूल हो गई है। किसी की आदत है या कोई जंतु है जो कि बर्फीले इलाके में रह सकता है, तो उसका स्वभाव, उसकी संरचना क्या है, बर्फीले इलाकों के अनुकूल है, तो ये क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आवास क्या होता है, जहाँ पे सजीव रहता है, जैसे कि स्थल में रहने वाले स्थलीय आवास कहलाते हैं। जल में हो गए जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र। ठीक है, यहाँ पे ये जलीय आवास कहलाते हैं। तो इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे और जंतु, उसके जैव घटक हैं। ठीक है, जैव घटक कौन हो गए, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कौन है, किसी आवास के जो जीव है। ठीक है, जैव नाम से ही समझ आ रहा है कि जितने जीव हैं किसी आवास में पाए जाने वाले, वो सब जैव घटक के अंदर आएंगे। और जो निर्जीव हैं, जैसे कि चट्टान है, मिट्टी, वायु, जल, ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सब क्या है, अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश है, ऊष्मा, ये भी क्या है, अजैव घटक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अनुकूलन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पेंगुइन है, अब वो अंटार्कटिका के माहौल में ढल गई हैं, तो उनका वो क्या है, अनुकूलन हो गया, अडेप्शन हो गया है। लेकिन अगर कोई छोटा सा एक अवधि के लिए अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, या अनुकूल ढल जा रहा है, तो उसको अनुकूलन ना कह के पर्यानुकूलन कहते हैं। ठीक, जैसे कि कोई जंतु है या कोई जीवित प्राणी है, वो बहुत गर्म इलाके में रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो ठंडे इलाके से गुजर रहा है या ठंडे इलाके में रह रहा है, तो वो जो छोटा छोटा परिवर्तन होता है शरीर में, जैसे हम ठंडे इलाकों में पहुंच जाए, गर्म इलाकों में रहते रहे हैं, तो वो क्या है, पर्यानुकूलन है। वो हमेशा के लिए अनुकूलित नहीं हुआ हमारा शरीर, वो एक छोटी अवधि के अंदर हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गया, पर्यानुकूलन हो गया। तो डिफरेंस याद रखना है अनुकूलन और पर्यानुकूलन में, कि पर्यानुकूलन जो है वो छोटी अवधि में या कम अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, जबकि अनुकूलन क्या है, अनुकूलन कम समय में नहीं बल्कि हजारों वर्षों की अवधि में
परिवर्तन आते हैं जो जीवों के अंदर, ठीक है। तो अगर बहुत सारे पूछा जाए हज़ारों वर्षों की अवधि में जो परिवर्तन आते हैं जीवों में, तो वो अनुकूलन हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र के जो जीवित घटक होते हैं उनमें जो परिवर्तन आते हैं। और अगर अल्प अवधि में पूछा जाए किसी जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन, तो वो पर्यानुकूलन हो गए, ठीक। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ उनके पानी का स्रोत भी बहुत कम होता है। और मरुस्थल में ऐसे ही पौधे अधिकतर पाए जाते हैं जिनको पानी बहुत कम लगती है, जो कम पानी में या ना के बराबर पानी में भी उगाते हैं, ठीक। तो इनमें वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, कम होता है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में इसका तना होता है, ठीक है। जो पत्ती जैसी संरचना होती है वो पत्ती ना होकर के तना होता है, ठीक है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, ये मॉडिफाई हो गया होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मरुस्थलीय इलाका है तो वहाँ जल संरक्षण की आवश्यकता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ठीक। तो ये इसका तना होता है जिसको हम लोग पत्ती समझते हैं, तना होता है। और जिसमें कांटे निकल आते हैं, कांटे देखे होंगे, ये असल में इसके जो रूपांतरित पत्तियां होती हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती तो पत्तियां रूपांतरित हो, पानी की कमी होने के कारण क्या होता है, पत्तियां रूपांतरित होकर मॉडिफाइड होकर के कांटे का रूप ले लेती हैं, ठीक। तो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। इसके बाद बात करते पर्वतीय क्षेत्रों में आपने जो वृक्ष देखे होंगे वो वृक्ष कैसे होते हैं, सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, ठीक है। शंकु के आकार के होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत होती है, हिमपात वगैरह होता है। तो क्या होता है, जो वर्षा है या बर्फ़ गिर रही है वो आसानी से, अब शंकु आकार की है तो वहाँ पर बर्फ़ गिरेगी तो वो आसानी से फिसल करके नीचे गिर जाए, उनमें रुकी ना रहे। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। कुछ ऐसा इसमें और नहीं है। कुछ जलीय आवास के बारे में बात करते हैं, जैसे समुद्र के बारे में। बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है ताकि उन्हें तैरने में सहायता। स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, मतलब सामान्यतः क्या होता है, स्क्विड का और ऑक्टोपस का जो शरीर है वो धारा रेखीय नहीं होता है, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं, समुद्र तल में रहते हैं। तो आमतौर पर इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। मतलब जैसे मछलियाँ होती है तैरती रहती है, ये क्या होते हैं, अधिकतर तली में रहते हैं। जब वे चलते हैं तो अपने शरीर को क्या करते हैं, धारा रेखीय बना लेते हैं। और श्वास लेने के लिए इनमें भी मछलियों की तरह क्लोम होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये श्वास कैसे लेते हैं, तो ये सिर पर स्थित नासा द्वार या इन्हीं को वात छिद्र कहते हैं, इनके द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। कौन, डॉल्फिन और व्हेल। समय समय पर समुद्री सतह से बाहर आ जाते हैं, आपने देखा भी होगा कई सारी फिल्म्स वगैरह में या डॉक्यूमेंट्री वगैरह में। और श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जलीय पौधों की बात करते हैं, क्योंकि पौधे भी जीवित में ही आते हैं, जैव होते हैं। तो जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मिट्टी में क्या होती है, जड़ें जितना उन्हें लंबा पानी मिलता है उतना ही फैलती जाती है। पौधे के आकार और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती हैं। जल में क्या है कि छोटी ही होंगी क्योंकि उन्हें डायरेक्ट जल मिल जाता है। तो पौधों जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर तैरते हैं, ठीक। मेढक के बारे में पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सा जंतु है जो जल और स्थल दोनों पे रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे तो
मेढक। इनके पश्चपाद यानी पीछे वाले पैर लंबे और मजबूत होते हैं, जो छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। और जो आगे वाले पैर होते हैं उनमें जाल युक्त पदांगुलियाँ होती हैं। जाल युक्त उंगलियाँ पूछी जाए तो पश्चपाद में होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। अगर पूछा जाए कि कंप्लीट नॉनसेंस ये किसने लिखा है, तो ये एडवर्ड लेयर ने लिखा है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कभी कभी हम इनको देखते नहीं हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं, और इनसे ही पूछ लिया जा सकता है। जो ये चीज़ें हैं पूछी जाती है कि केचुआ कहाँ से सांस लेता है, मछली कैसे सांस लेती है, ये वाली जो चीज़ें आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, अधिकतर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में। तो मछलियों का हमने पढ़ा है कि गिल और क्लोम के द्वारा सांस लेती हैं। गिल और क्लोम नहीं, गिल कहें या क्लोम कहें, ठीक है। तो इनके द्वारा सांस लेती हैं। केंचुओं की बात करें तो केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना है। पत्तियों में छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये वायु को अंदर लेती हैं, ठीक, या श्वास लेती हैं। श्वसन क्रिया दिन रात दोनों में चलती है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति ने बस सुबह सांस ली दोपहर को नहीं ले रहा है, दोपहर को ली शाम को नहीं ले रहा है। दिन रात श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, सभी जीवों में। अब यहाँ पर आ जाता है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर आपका पैर किसी कांटे में पड़ जाता है तो आप क्या करते, तुरंत पैर हटा लेते। तो ये क्या है, कांटा क्या है, ये एक उद्दीपक है, ठीक है। आपने क्या किया, पैर को हटाया है कांटा चुभते ही, ये आपने क्या की, अनुक्रिया करी। तो आपने, जाहिर सी बात है, आप जीवित है तो आपको महसूस हुआ। अब अगर आप उसी कांटे के ऊपर किसी मेज को रख दो या किसी कुर्सी को रख दो, तो क्या वो मेज खिसक करके अपने आप कांटे से पीछे चली जाएगी, या मेज है कांटे से पीछे चला जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, और जब महसूस नहीं हो रहा वो जीवित ही नहीं है, तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवित जो होते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो व्यक्ति हों, वो क्या करते हैं, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधों के बारे में भी अभी हम बताएंगे। जैसे एकदम से तेज़ धूप में आप जाओ, सूर्य की तरफ देखते हुए एकदम से चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़े तो क्या होता है, आंखें अपने आप बंद होने लग जाती हैं, ठीक। तो ये सब क्या होता है, इन सब के प्रति जीव अनुक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं पौधों की, क्या पौधे भी अनुक्रिया करते हैं? तो पौधों में आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिन के समय खिल जाते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो दिन और रात जो उद्दीपक है उनके प्रति क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। अगर उन्हें पौधों को पता ही नहीं है, दिन रात का आभास ही नहीं है, तो वो दिन में ही क्यों उनके फूल खिले और रात में ही क्यों बंद हो। या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल रात में खिलते हैं और दिन होते ही या धूप पड़ते ही बंद हो जाते हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती है, जैसे छुई मुई आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, उसको अगर आप टच करें तो वो सिकुड़ जाती है। तो क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि वो महसूस कर रही है आपके टच को या स्पर्श को, तभी तो वो सिकुड़ रही है। तो इसका मतलब है कि पौधे भी, या कुछ ऐसे फूल होते हैं जैसे सूरजमुखी है, जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा में वो सूरजमुखी घूमता जाता है, ठीक है। यानी कि सूर्य की तरफ ही सूरजमुखी का फूल होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं या वो उन उद्दीपकों के प्रति सेंसिटिव है, तभी तो वो अनुक्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब कि पौधे भी जीवित होते हैं और वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का लक्षण शो करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं सजीवों में उत्सर्जन। ये हम सब सजीवों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखो, जीव सभी श्वास लेते हैं, चाहे जंतु हो या पौधे हों, ठीक है। आवास प्रत्येक जीव का है, लेकिन आवास में तो ये चलो कुर्सी मेज ये सब भी आ जाती हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें, अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी कौन कौन से लक्षण हैं जो सजीव शो करते हैं। तो श्वास लेते हैं, अपना भोजन भी जो है सबको आवश्यक होता है, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उन्हें जीवित रहने के लिए, चाहे वो
जंतु हों या पौधे हों, इसी तरीके से वृद्धि वृद्धि भी सजीवों का एक लक्षण है, ठीक है। जो जीवित व्यक्ति होते हैं या जंतु हों या पौधे हों, वो सब क्या करते हैं, वृद्धि शो करते हैं। आपने कभी देखा है कि एक कुर्सी, आपने छोटी कुर्सी खरीदी और कुछ साल बाद वो अपने आप बड़ी हो जाए, ठीक है। या आप छोटी सी मेज़ लेकर के आए और वो 4 साल बाद बड़ी हो जाए, नहीं। निर्जीव जो जैसे होते हैं वैसे कि वैसे रहते हैं, लेकिन जब सजीव है, जैसे कि व्यक्ति है, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वृद्धि शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जंतु है, एक छोटा सा भी जंतु है या कीड़ा मकोड़ा भी है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। उसी तरीके से पौधे भी, आप एक छोटा सा पौधा लगाते फिर वो और बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा होता है। तो सभी जीव क्या होते हैं, वृद्धि भी शो करते हैं। अब आ जाते हैं उत्सर्जन पे। तो सजीव क्या होते हैं, उत्सर्जन भी शो करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, जैसे कि व्यक्ति भी उत्सर्जित करते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उसी तरीके से जो जंतु होते हैं, चाहे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो अन्य जीव जंतु, वो भी अपना उत्सर्जित पदार्थ जो है निष्कासित करते हैं। तो क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? तो बिल्कुल पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, बस पौधों में भी अलग उत्सर्जित चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि स्राव करते हैं पौधे बहुत सारे, ठीक है। कई सारे विभिन्न प्रकार के स्राव जो होते हैं पौधों से निकलते हैं, तो वो क्या है, वो उनका उत्सर्जी पदार्थ है। जिस तरीके से ह्यूमन का और अलग अलग जीव जंतुओं का अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होता है, किसी का यूरिक एसिड होता है, किसी का यूरिया है, किसी का अमोनिया है, उसी तरीके से बहुत सारे पौधे होते हैं जो अलग अलग जो है स्राव करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, वही उनका क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक। अब बात करते हैं जीवों में प्रजनन। तो जो जीवित होते हैं वो प्रजनन करते हैं। आपने कभी देखा है कि आपने 2 कुर्सियाँ खरीदी हों और उनमें प्रजनन होकर के वो 4 कुर्सियाँ बन गई? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। सजीवों में क्या होता है, व्यक्ति को जन्म देता है, पक्षी को जन्म देता है, पशु को जन्म देता है, यानी कि वंश वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, ठीक है। प्रजनन की क्षमता होती है। उसी तरह बात करते हैं अगर हम पौधों की, तो आपने कुछ गेहूँ के दाने लगाए तो उनसे क्या होता, कई सारे गेहूँ के पौधे खड़े हो जाते हैं। चावल आपने बोया तो चावल के पौधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी प्रजनन है, जो बहुत सारे जो होते हैं बीजों के द्वारा प्रजनन करते। इसी तरीके से पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे कि आप किसी पौधे की एक टहनी लगा दीजिए तो उस टहनी से क्या होता है, एक नया पौधा बन जाता है। यानी कि अपने ही जैसे समान जीव की उत्पत्ति करना, ये प्रजनन कहलाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति करता है, ठीक। पौधा क्या कर रहा है, आपने कभी देखा है कि आपने गुलाब की टहनी लगाई हो या गुलाब की कलम लगाई हो और सूरजमुखी का पौधा निकला हो? नहीं। गुलाब की कलम लगाते क्या होता है, गुलाब निकलता है। गेहूं के बीज बोते हैं, क्या होता है, गेहूं निकलता है। अपने समान जीव की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है, ठीक है। तो सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। हमने देखा कि इन सारे ही सजीवों में कुछ लक्षण हैं जो समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। जैसे सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। जानवर होते हैं अपना भोजन तलाश के खाते हैं। व्यक्ति हैं वो अपना भोजन पका करके या बना करके या खरीद करके खा रहे हैं। पौधे हैं तो वो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जितने भी जीवित हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो जीव जंतु हों, ये सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं। कोई त्वचा से सांस लेता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कोई ऑक्सीजन लेता है, कोई गिल से सांस लेता है, कोई अपने नॉस्ट्रिल से सांस लेता है, कोई पत्तियों से सांस लेता है, पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। तो सभी को ही श्वसन की आवश्यकता होती है। सभी उत्सर्जन करते हैं। कोई यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, कोई यूरिया का उत्सर्जन करता है, कोई अमोनिया का उत्सर्जन करता है, कोई विभिन्न प्रकार के सिक्रीशंस करता है। सभी सजीव क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिन या रात के प्रति अनुक्रिया, धूप की रोशनी के प्रति अनुक्रिया, पैरों में कुछ चुभ जाना, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं, टच के प्रति अनुक्रिया। सभी सजीव प्रजनन भी करते, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और सभी सजीवों में गति और वृद्धि भी होती है। गति जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कुर्सी और मेज है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उसी तरीके से पौधे हैं, कई पौधों में क्या होता है, गति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है मोस्टली पौधों में, ठीक है। जिनमें ऊपर आता है उनका भी एक रीज़न होता है, तो अभी वहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कई आपने पौधे होंगे जो देखे होंगे जो धूप की दिशा में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक। तो पौधों में भी गति होती है। और
सभी सजीवों की मृत्यु भी होती है, ठीक है। जीवित जो होते हैं वो मृत भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति है वो भी एक दिन मृत हो जाता है, जीव जंतु है वो भी मृत होते हैं, कीट मकोड़े हैं वो भी मृत होते हैं। उसी तरीके से पौधे भी हैं, एक समय के बाद में चाहे वो 100 वर्षों तक पौधा जिंदा रहे या 110 वर्ष तक रहे, लेकिन एक न एक अवधि, जितनी भी अवधि है उसकी, उस अवधि के बाद में वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो प्रमुख रूप से सजीवों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है कि गेहूं की बोरी में जब हम हाथ डालते हैं तो कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, ऐसा बीजों के श्वसन के कारण होता है, ठीक है। ये जो गर्मी है बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। तो निष्कर्ष क्या है कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अन्य जो प्रक्रियाएं वो उतनी सक्रिय नहीं होती, लेकिन जो श्वसन है वो बीजों में तब भी उस वक्त भी चलता रहता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, सजीव वस्तुओं के सामान्य लक्षण। हो सकता है ऑप्शन में आपको 3 अदर कोई लक्षण दिए जाए, एक लक्षण इनमें से दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा सजीव का लक्षण है, तो आपको याद रखना है। या फिर 3 लक्षण इनमें से दिए जाए, एक कोई अदर दे दिया जाए जो कि लक्षण नहीं होता और पूछ लिया जाए कौन सा सजीव का लक्षण नहीं है, तो ये याद रखना कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जीव जंतु है और जो पौधे हैं ये शो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सजीवों के लक्षण या विशेषताएं। तो इसी के साथ चैप्टर 9 भी ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप KVS PRT TGT की और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, TGT साइंस की, या फिर UP सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। NCERT 6 to 10 कवर होते ही फिर इसके बाद जो चैप्टर वाइज है या टॉपिक वाइज TGT साइंस है, या हो सकेगा तो इसके साथ ही मैं कवर कराना शुरू कर दूंगी, क्योंकि चैप्टर वाइज भी करना थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि NCERT तो ये 6 to 10 तक की आपकी इम्पॉर्टेंट बताई है, लेकिन उसमें ये भी दिया हुआ है सिलेबस में कि डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमें माइंड में रख के ही तैयारी करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।